जी दोस्तों, मेरे पीछे देखिए बुद्धा की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ की है ना, काफ़ी बड़ी। पता नहीं आ भी नहीं आ रही कैमरे में, थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। अब देखो, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और उन 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद उन्हें देश के चारों ओर धर्म प्रचार की गाइड से चीज़ें पूछते हुए चल रहे हैं। बारिश आने लग गई यार, क्या कर सकते। मंदिर देख रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा कराया गया है। उसके अंदर जो आप लोग स्टैचू देखिएगा वो एक ही पत्थर को काट के सारी स्टैचूज हैं और हमारा अशोका चक्र है, जो मतलब मेन अशोका चक्र है सबसे मेन, वो भी यहाँ पे है। मतलब कंडीशन काफ़ी सही है अभी भी। बीच में यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है अशोका चक्र। म्यूजियम की अलग है, जू की अलग है, सबके अलग अलग है टिकट। पर मुझे मेन म्यूजियम में जाने की वैसी बारिश हो रही है पूरा। और मैं एक छत के नीचे खड़ा हूँ मंदिर के सामने ही। ये देखो तेज़ हो रही है बारिश। अब जो गाइड भैया है वो बहुत कुछ बताते हैं, पर बारिश थोड़ी थमे तो फिर उसके बाद ही हो पाएगा काम। चलिए दोस्तों, अपने होटल को करते हैं बाय बाय। आप कर रहा हूँ मैं यहाँ से चेकआउट। रीज़न ये है कि अभी ट्रेन के लिए ही जाना है। ट्रेन तो मेरी रात के 10 बजे की है। अभी हम लोग चलेंगे सारनाथ टेम्पल, जो कि यहाँ से कुछ 10 या 12 किलोमीटर दूर है। मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे या 40 मिनट का रास्ता है। रीज़न ये है कि ट्रैफिक जाम की वजह से जो गूगल मैप दिखा रहा है मुझे। अभी सारा प्लान बताऊंगा आपको मैं, पहले यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं और चलते हैं आगे, ठीक है ना। मेरा जो लगेज है वो नीचे चला गया रिसेप्शन पे, तो चलिए। देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे हैं मैं यहाँ से चेकआउट करके बाहर क्यों रूम ले रहा हूँ। रीज़न बस सिंपल ये है कि मेरी रात की ट्रेन है और सारनाथ टेम्पल से आते हुए मुझे भी नहीं पता ही कितना टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मेरे लिए होगा कि मेरा बाहर ना सारा बैग रखा होगा रूम में ही, वहाँ जाऊँगा मैं और अपना बैग लेऊँगा। और अगर थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिला तो रेस्ट भी कर लूँगा वहीं भी। देन उसके बाद मैं ट्रेन ईज़िली ले पाऊँगा अगर मैं रेलवे स्टेशन के पास ही होटल लेता हूँ तो आप पहले मेरा रूम देख लीजिए, होटल रूम जो मैं रेलवे स्टेशन के सामने ही लिया है। दोस्तों, मैंने रेलवे स्टेशन के पास रूम ले लिया है। अभी आपको रूम दिखाया तो मैं कैसे है, और प्राइस नीचे आपको आ रहे होंगे। पहले मैं डोमेट्री लेने वाला था, पर डोमेट्री छोड़ के फिर मैंने रूम ही ले लिया, क्योंकि रूम में समझ में आ गया था इसलिए। और बस वही है, यहाँ तो मुझे बैग अभी रखना है और उसके बाद सारनाथ टेम्पल के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वही है कि जैसे कि सारनाथ से अगर हम 6:30 बजे भी मैं आ जाता हूँ तो फिर कहाँ रुकूँगा रेलवे स्टेशन में। इतना भी कुछ खास नहीं है रेलवे स्टेशन। तो मैं सोचा कि थोड़ी सा उठना बैठना कर लूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद चले जाएंगे अपने घर। और जो ट्रेन है इस बार मेरी है वो है शिव शक्ति ट्रेन है, तो वो भी दिखा दूँगा आपको मैं। पहले भी रूम दिखा दूँ, चलो आ गया अगर रूम तक, चलिए आइए। देखिए, काशी में आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख के मत आना कि आपको होटल रूम अच्छे मिलेंगे, और वो भी रेलवे स्टेशन के सामने होटल रूम ज़्यादा खास मिलेंगे। देखो, डोमेट्री मुझे इसलिए ज़्यादा खास नहीं लगी क्योंकि एक तो वहाँ पे प्राइवेसी की बड़ी दिक्कत होती है, और फिर जब मुझे ठीक प्राइस में मतलब अगर रूम ही मिल रहा है तो इससे बढ़िया मैंने रूम ही ले लिया, वो ज़्यादा बढ़िया है। अब हम चल रहे हैं सारनाथ टेम्पल, जो कि 9.5 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट 40 मिनट से 1 घंटे का रास्ता है। वो सारनाथ टेम्पल की बात करो, सारनाथ टेम्पल क्या है तो ये बुद्ध का टेम्पल है, जहाँ पे बुद्धा ने शिक्षा दी थी लोगों को। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रतिमा भी है जो कि थाईलैंड से लाई गई थी बुद्ध की। तो आइए सब कुछ सारे रोचकता से बताऊँगा, पहले वहाँ चलते हैं। तो जी दोस्तों, सारनाथ में आपका स्वागत है। आपको पता लग गया होगा कितनी दूर पड़ेगा और कितना प्राइस है यहाँ तक पहुँचने का। तो ये पूरा एरिया पे ऑटो वगैरह, आज तो क्राउड है क्योंकि संडे का दिन है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो म्यूज़ियम है, मंदिर है, और एक पार्क है जो मतलब मुझे पता है मॉन्यूमेंट टाइप, जहाँ पे सब कुछ है, ठीक है ना। तो सब देखते हैं अभी और फिर आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं क्या कैसे है। 5 बजे बंद हो जाता है मंदिर, पूरे दिन खुला रहता है, और सारी चीज़ें 5 बजे बंद हो जाती है। चलिए आइए चलते हैं अंदर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर जो बुद्धिस्ट आ रहे हैं अगर वो आएंगे एयरपोर्ट से तो उनको 24 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहाँ से एयरपोर्ट। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ पे लोकल रेलवे स्टेशन ही है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से बस खाली 2-3 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन का नाम ही है सारनाथ रेलवे स्टेशन। ये सारनाथ सिटी का मैप है। आप इसको ना काशी जो सिटी है उसे कंपेयर मतलब वो मत करना कि आसपास है। देखिए, सारनाथ सिटी जो है वो अलग है, सेपरेट सिटी है, और जो काशी सिटी है वो अलग सिटी है, ठीक है। सारनाथ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने यहाँ पे गाइड कर लिया। क्या नाम है, पहले अपना नाम बताओ, थोड़ा लाउड बोलो क्योंकि ना। मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज। इनका नाम है प्रदीप भारद्वाज।
ये मुझे सारा यहाँ पे सारनाथ का बताएंगे और हिस्ट्री भी बताएंगे। अच्छा पहले हम क्या चल रहे हैं? सबसे पहले हम चलेंगे मंदिर। सबसे पहले हम चल रहे हैं मंदिर। तो चलिए आइए और सब कुछ बताते रहूँगा मैं, ठीक है आपको। अंदर तो शांति होगी ना थोड़ी? सर भीड़ है थोड़ा, ठीक है, ये तो होगा ही, चलो चल होगा ही। चलो चलते हैं। तो जी सबसे पहले हम चल रहे हैं मंदिर में सारनाथ के, मेरा पीछे और आइए चलते इस हैं। मंदिर का नाम है वाट थाई सारनाथ। क्या नाम है? वाट थाई सारनाथ। ओके चलो। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टैचू है जो मुझे दिख रहा है, आओ दिखाता हूँ मैं आपको। चलो कहाँ से? यहाँ से ही एंट्री गेट से याद आते हुए लेगा, थोड़ा भी क्राउड ज़्यादा हो रहा है। आओ पहले चलते हैं, आ जाओ। आइए पैसे चलेंगे हम लोग। अच्छा फर्स्ट बौद्धिक ट्री। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसका थर्ड ब्रांच यहाँ है। फर्स्ट बोध गया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड सारनाथ। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जी मंदिर के अंदर सबसे पहले आप हमें क्या दिखाने वाले हो? हम लोग अभी यहाँ है बौद्धिक ट्री थर्ड ब्रांच। हम्म, फर्स्ट बोध गया, सेकंड श्रीलंका, थर्ड सारनाथ। आ जाओ। तो सर जी, आप लोग जिस स्थान पे आए हुए हैं, इस स्थान का नाम सारनाथ है। सार मीन्स उपदेश होता है और नाथ मीन्स भगवान। इसी स्थान पे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था और यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और उन 5 शिष्यों को पहला उपदेश देने के बाद उन्हें देश के चारों ओर धर्म प्रचार के लिए भेज दिया गया और वो खुद गोरखपुर होते हुए कुशीनगर चले गए, जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वहीं की अस्थियाँ लाकर यहाँ के स्तूप के अंदर रखी गई है, जहाँ पर थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, जापान, नेपाल, कम्बोडिया, इन सभी देशों के लोग आते हैं, उसका परिक्रमा राउंड करते हैं। वैसे महात्मा गौतम बुद्ध के 4 प्लेस है। फर्स्ट प्लेस है लुम्बिनी, नेपाल। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सेकंड प्लेस है बौद्ध गया विहार, जहाँ पर उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की थी। थर्ड प्लेस है सारनाथ। चौथा है कुशीनगर। ऐसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बोधि वृक्ष के थर्ड ब्रांच है। पहला है बौद्ध गया विहार, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेकेंड ब्रांच है श्रीलंका। श्रीलंका में सम्राट अशोक का लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने इसी का जड़ों का शाखा ले जाकर अनुराधापुरम गांव में लगाया और प्रचार प्रसार शुरू किया। और थर्ड ब्रांच है सारनाथ। सारनाथ में श्रीलंका के अनागारिका धर्मपाल जी द्वारा 1931 में इसका तीसरा ब्रांच लगाया गया। ये उसी का जड़ों का शाखा है। और ये जो सामने आप लोग मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण 1964 में थाईलैंड गवर्नमेंट द्वारा कराया गया है। उसके अंदर जो आप लोग स्टैचू देखिएगा, वो एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। उसके अंदर आपको किसी प्रकार की जॉइंट या जोड़ देखने को नहीं मिलेंगी। और उस मंदिर को पैगोडा मॉडल कहा जाता है। जब हम लोग यहाँ गांव में बुनाई का काम करते हैं, तो उस मंदिर का भी मॉडल हम लोग साड़ियों में उतारते हैं, जो यहाँ सारनाथ के नाम से बनाई जाती है और हमारी सोसाइटी में जमा की जाती है। एंड में हम आप लोग को ये भी दिखाएंगे कि यहाँ बनारसी साड़ियों की बुनाई कैसे की जाती है। स्टैचू है, ये अलग अलग मुद्राओं में बैठे हुए हैं। सबसे पहला है ध्यान की मुद्रा। बौद्ध गया में इन्हीं इसी मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बीच वाली है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा उसे ही कहा जाता है जो निर्भय होता है, जिसे किसी का डर या भय ना हो, उसे अभय कहा जाता है। आप लोग उसे आशीर्वाद मुद्रा भी कह सकते हैं। इस साइड छोटी स्टैचू है और ये बड़ी है, दोनों सेम है। यह है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था और उनके 5 शिष्यों का नाम था कौडिंग, भाद्या, अस्थजी, महानामा और आनंद। ये उनके 5 शिष्य थे। गाइड से चीज़ें पूछते हुए चल रहे हैं। बारिश आने लग गई यार, क्या कर सकते हैं। चलो आओ आगे चलते हैं। ये टेम्पल है मेन बुद्धा का। और यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी आई हुई है ना, थाईलैंड से आई हुई हैं एक्सपोर्ट होके। के अंदर गए, दर्शन वगैरह किया आप लोगों ने, फोटो भी लिया होगा आप लोगों ने। मंदिर देखिए काफ़ी बड़ा है। तो पहले भाग में स्टैचू को बैठाया गया है और इसके पीछे वाला जो भाग है, ये मेडिटेशन हॉल के जाने का रास्ता है। और इस मंदिर को भी छत के ऊपर बनाया गया है। इसी के नीचे मेडिटेशन हॉल है। तो नीचे वो गेट लगा दे नीचे, वो जो सामने गेट है जहाँ हम लोग खड़े हैं, वही एंट्री गेट है। तो यहाँ जो गांव में हमारे साथ बौद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, तो पहले के जो बौद्धिस्ट मॉन्क्स थे, वो लोग भिक्षा मांगकर ही अपना रोज़गार चलाते थे। अब उन लोगों को काम दे दिया गया है, तो वो लोग हम लोग के साथ गांव में काम करते हैं। गवर्नमेंट द्वारा जितने भी मशीन हम लोगों को मिले हैं, वो लोग भी हम लोग के साथ वहाँ काम करते हैं। और जब समय होने के बाद, मान लीजिए कभी कदार उन लोग को 1-2 घंटे का समय मिलता है, तो वो लोग मंदिर परिसर के अंदर आते हैं और इसी के अंदर बैठ के वो लोग ध्यान वगैरह करते हैं। और यही चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग गाँव के अंदर लेकर जाते थे। तो जैसे आप ही लोग को हम लेकर गए,
तो वहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनके बच्चे भी हैं। आपकी इच्छा हुई नहीं उनके साथ फ़ोटो वगैरह ले लिया जाए और उनके बच्चों के हाथ में 10-20 रख दिया जाए, तो इससे उनके बच्चों का मन बिगड़ रहा था। तो उन लोगों ने हम लोग से सीधा एक ही बात कही कि देखिए आप लोग गांव के अंदर आना बंद कर दीजिए, आप लोग के लिए बाहर सोसाइटी खुला दी जा रही है, आप लोग टूरिस्टों को बाहर से ही बाहर दिखा दीजिए। तो हम लोगों ने भी सवाल किया कि ऐसा क्या बात है, तो वो लोग बोले कि देखो इससे बच्चों का मन बिगड़ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं उनको मन करता है बच्चे हैं 10-20 देने के लिए, तो इसलिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो हमें अपना काम से मतलब है, तो हम कहीं यहाँ काम करें या वहाँ काम करें। सही बात है। और मैं एक छत के नीचे खड़ा हूँ मंदिर के सामने ही, ये देखो तेज़ हो रही है बारिश। अब जो गाइड भैया है वो बहुत कुछ बताते हैं, पर बारिश थोड़ी थमे तो फिर उसके बाद ही हो पाएगा काम, नहीं तो फिर मेन चलते हैं फिर म्यूज़ियम में, और क्या करेंगे। और देखो कितना सुंदर है यार ये टेम्पल बाहर से भी, मज़ा आ रहा है देख के। अच्छा बारिश में मैं अभी खड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि एक और आपको नॉलेज दे देता हूँ, क्योंकि बारिश हो जा रही है इसी जगह पे खड़ा था, तो मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ और बताया था। जैसे कि ना जो लोग मतलब कि बुद्धिस्ट हैं, जो मतलब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन नहीं करना चाहते, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा। तो यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम नीचे आ रहा होगा, आप वहाँ से आप आ सकते हो सीधा यहाँ पे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो आपको मतलब इतने दूर नहीं आना पड़ेगा, और पहले वहाँ पे उतरो बनारसी जंक्शन, फिर उसके बाद पूरा 40 मिनट ऑटो से फिर यहाँ पे हो, ये सब सॉर्टेड हो जाएगा, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो। अभी बहुत कुछ दिखाना था पर ये बारिश हमें थोड़ी, तो फिर उसके बाद दिखाऊँगा। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा भी है बुद्ध की। जी दोस्तों मेरे पीछे देखिए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ की है ना, काफ़ी बड़ी। पता नहीं आ भी नहीं आ रही कैमरे में, थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। अब देखो ये जो बड़ी स्टैचू आप लोग देख रहे हैं, इसे 80 फुट 9 इंच का बनाया गया है। इसे 80 फुट 9 इंच का इसलिए बनाया गया है, महात्मा गौतम बुद्ध की अंतिम आयु 80 वर्ष 9 महीने की। ओके। ऐसा स्टैचू अफगानिस्तान में था। बामियान बुद्धा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ जी। जिसे तालिबान के लोगों ने बम से उड़ा दिया था। ये उसी की रेप्लिका बनाई गई है। अच्छा। और ये जो सामने हाथ में कमल लिए खड़ी हैं, हाँ। ये उनकी माता है महामाया देवी, जो इनके जन्म से 7वें दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसलिए इन्हें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहा जाता है, इनका पूरा नाम। और रास्ते में आते वक्त आप लोगों ने कमल के फूल लगे हुए देखे ही हैं जी। इसका भी एक रीजन है। रीजन ये है, ये जो बड़ी स्टैचू है ये भी कमल के ऊपर ही खड़े हैं। अच्छा। जब इनका जन्म हुआ था तो लुम्बनी बोलकर एक वन था, उसी वन में इनकी माता ने शाल वृक्ष के नीचे खड़े खड़े इनको जन्म दिया था। अच्छा। जब ये गर्भ से बाहर आए थे तो गर्भ से बाहर आते ही ये 7 कदम चले थे, तो जहाँ जहाँ इनके कदमों के निशान पड़े वहाँ वहाँ ये कमल के फूल भी खिलते चले गए, इसलिए इनकी पूजा में ये कमल का फूल जरूरी होता है। और इस बड़ी स्टैचू को 10 साल लगा बनने में। इसे 2001 में स्टार्ट किया गया, 2011 16 मार्च को इसका निर्माण कराया गया है। और इसमें 843 पत्थरों का ज्वाइंट भी है, 843। और ये है अशोक स्तंभ, जो हमारे भारत का राष्ट्र चिन्ह है और हमारी करेंसी पर भी है। आप लोगों ने कलिंग युद्ध के बारे में सुना ही होगा, जो उड़ीसा में हुआ था। 262 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और वहाँ देखिए 4 शेर बने हुए हैं, होते हैं 4 लेकिन दिखते हैं 3। आप लोग किसी भी एंगल से देखिएगा तो आपको 3 ही दिखेगा। और ये 4 लाइन्स का सिंबल इसलिए दिया गया है क्योंकि सम्राट अशोक ने चारों दिशाओं में राज किया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसलिए ये 4 लाइन्स का सिंबल दिया गया है। उसी के नीचे अलग अलग जानवर भी है, हाथी है, बैल है, घोड़ा है और शेर भी है। तो हाथी जो है वो हमारे शांति का प्रतीक होता है, बैल जो है वो हमारे कृषि प्रधान का प्रतीक होता है, घोड़ा जो है वो हमारे गति को प्रतीक करता है, शेर जो है वो हमारे शक्ति को प्रतीक करता है। और इसी बीच अशोक चक्र भी रखा गया है, जो हमारे भारत के राष्ट्रध्वजा में है। और इसकी 24 तिलियाँ हमारे 24 घंटे को दर्शाती हैं। और उसी के नीचे लिखा हुआ हमारे भारत का राष्ट्रवाक्य सत्यमेव जयते।
इन दोनों का ओरिजिनल म्यूजियम के अंदर रखा गया है। मेन अशोक चक्र भी है, वो म्यूजियम के अंदर है। म्यूजियम के अंदर रखा गया है। अच्छा। रेप्लिका यहाँ इसलिए बना दी गई है, म्यूजियम के अंदर सेलफोन, बैग, गाइड नॉट अलाउड। तो वो तो थोड़ा टूटा हुआ होगा, डैमेज होगा, तो इसीलिए ये चीज़ रूल वहाँ बनाया गया। कितने साल पुराना होगा वो जो वहाँ पे वो रखा गया? कम से कम 23-24 साल पुराना है वो। अच्छा। सम्राट अशोक के समय का। जैसे ये बौद्ध स्तूप है आपका, ये 2300 साल पुराना है। हाँ। एक रास्ते में आते वक्त आप लोगों ने स्तूप देखा होगा, वो चौखंडी स्तूप है। उसे राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन ने 1588 में, जहाँ पे सम्राट हुमायूं ने रात बिताई थी, अच्छा। उन्हीं की याद में उस स्तूप का निर्माण कराया गया है। अच्छा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए और वो पीछे हमारा बुद्धा का काफ़ी बड़ा स्टैचू, प्रतिमा, तो वो टेंपल के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं बाहर की साइड। म्यूज़ियम में फ़ोन अलाउड नहीं होता, पर म्यूज़ियम तक जाता हूँ पहले और सारा प्रोसीजर बता दूँगा। वहाँ पे सुनने में आता है कि आईडी प्रूफ वगैरह भी दिखाना होता है, तो वो सब अभी वहाँ पे जाके बताता हूँ मैं आपको। और म्यूज़ियम में गाइड भी अलाउड नहीं होते, मतलब बताना कि गाइड ने कैसे बताया, मुझे तो सही लगा भाई जो गाइड ने समझाया। नहीं तो ऐसे तो मैं भी घूम के चले आता और कुछ समझ में आता नहीं। फिर बारिश अभी भी चली रही है, चलो आप बाहर की साइड चलते हैं। अच्छा, आप सरनाथ आ रहे हो ना, तो यहाँ पे ना एसी वाली बस चलती है जो काशी से चलती है, ये वाली, और उसके प्राइस भी काफ़ी चीप होते हैं, तो आप इससे भी आ सकते हो यहाँ पे, और आपको वहीं पे छोड़ेगी। अभी मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम भागते हुए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। बारिश ने सारा ख़राब कर दिया, चौपट कर दिया पूरा। चलो चलते हैं धीरे धीरे। तो जी दोस्तों, मैंने टिकट ले ली है, यहाँ से पीछे से लेनी होगी टिकट, और फ़ोन आप अंदर ले आ नहीं सकते, स्मार्ट वॉच ले आ नहीं सकते, तो आपको वो भी वहीं रखवाना पड़ेगा। अभी वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। टिकट के प्राइस आपको आ रहे होंगे, हर प्रकार की टिकटें हैं यहाँ पे। म्यूज़ियम की अलग है, ज़ू की अलग है, सबके अलग अलग है टिकट। पर मुझे मेन म्यूज़ियम में जाने, क्योंकि वैसी बारिश हो रही है, पूरा और गीला हो जाऊँगा, और बारिश का सीन पता नहीं कभी तेज़ हो रही है, कभी मंदी हो रही है। तो चलिए आइए अंदर चलते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने म्यूज़ियम देख लिया, पीछे की साइड है म्यूज़ियम, काफ़ी बढ़िया है म्यूज़ियम। देखिए वहाँ पर है फ़ोन रखने के लिए लॉकर रूम, और अंदर काफ़ी सारी अच्छे स्टैचूज़ हैं, स्टैंड स्टोन वाले स्टैचूज़ हैं, सेंचुरीज़ पुराने हैं, और मतलब बुद्धा के हैं, शिव जी के काफ़ी सारी स्टैचूज़ हैं। और हमारा अशोका चक्र है, जो मतलब मेन अशोका चक्र है सबसे मेन, वो भी यहाँ पे है। मतलब कंडीशन काफ़ी सही है अभी भी। बीच में यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है अशोका चक्र। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं, इसलिए मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, बट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब बारिश रुक चुकी है और 5 बज गए हैं, तो अब म्यूज़ियम बंद कर दिया। वहाँ से गेट ना म्यूज़ियम का बंद कर दिए, बस जो अंदर है वही लोग हैं, और अब उनको भी धीरे धीरे करके ये लोग निकालेंगे। ये देख लो वाइब पूरी यहाँ की। कहाँ से आना होगा? दिल्ली। तो देखिए जी, पहले होता है डिज़ाइन, रिकॉर्डिंग फोटो कर, पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये पंच कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है, और हम तरफ से देखिए बाउंड्री लगाए। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन बोलते हैं और होल है ना, ये 3 किस्म का होल है और 3 बाउंड्री हमारी चाहिए है। ये वाइट कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, और ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में जो होता है सीधा नीचे को होता है, ये उल्टा है। ये बन रहा है चूड़ीदार। ये 2 लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल सभी स्टाफ बनता है। और जरा इसको आप लोग चेक करके देखें, सिल्क के रेशम देखा आपने, ये ताना सिल्क है, ये बाना सिल्क है। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, एक होता है पावर लूम, एक होता है शटर लूम, एक होता है हैंड लूम। जो पावर लूम होता है वो पॉलिस्टर नेहरू बनाता है, जो शटर लूम होता है सिर्फ बॉबिन होती है, वो ऐसे चलाते हैं, उसमें कॉटन खाली बनता है। और जो हैंड लूम होता है इसमें सिल्क। और जो यहाँ पे होलसेलर आते हैं 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर वापस। एक आध बात और बता दीजिए आपको, कह रहे हैं एक आध बात और बताते हैं। हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क होता है, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस है।
चीन से आता है, बंगलोर से। पान आता है कलकत्ता, बम्बे से। तरीका यहाँ बनाते हैं और दोनों फेमस है। बनारस की साड़ी, बनारस का पान, वो दोनों आंखों के सामने है। पान देखिए हमारे मुँह में है और साड़ी हमारे तो एक साल में कितना टाइम हो एक जाएगा? साड़ी बनाने में स्टार्टिंग 3 दिन, लास्ट 1 महीना। जैसा काम उसका टाइम उसका है। और ये 8 घंटे में 50 सेंटीमीटर होता है, 4.5 मीटर लगता है एक सूट में। उसको बनाने में 9 दिन 10 दिन का समय लगता है। और यहाँ पे हम लोग दोनों जने बुनकर हैं। हम बनाने वाले बुनकर हैं, अंदर सेल करने वाला वो बुनकर है। इसके बारे में जितनी जानकारी आप रहेंगे। कि दोस्तों थोड़ा खाने पीने लग गया था खाना यार, टाइम बहुत कम था यहाँ पे, इसलिए सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया। जू नहीं गया, और एक यहाँ पे मेन वो है जहाँ पे मतलब परिक्रमा टाइप करते हैं बुद्धिस्ट, वो नहीं कर पाया हमें। पर मुझे म्यूज़ियम जाना था मेन, क्योंकि म्यूज़ियम इसलिए जाना था, वहाँ पे अशोक चक्र था ओरिजिनल वाला, तो वो तो मुझे देखना ही था, वो तो मस्त था मेरे लिए। तो मैं वहाँ गया, बारिश की वजह से थोड़ा चौपट हो गया, पर जितना भी किया कैप्चर मज़ा आया। अब देखिए 5 बज गए ना, तो ये सब बंद हो चुका है, ये मंदिर वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। एक मिनट हुआ, शोर बहुत मच रहा है, फिर से बताता हूँ। देखिए ये है जहाँ मैं अंदर नहीं जा पाया था, ये है प्राचीन बुद्ध स्थल है भी, ठीक है। और यहाँ पे लोग ना जो भी बुद्धिस्ट होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। पर अब बंद हो चुका है, 5 बज गए हैं। कितना मस्त है देखने में, देख रहे होगे आप चारों ओर से। और ये भी हिस्टोरिकल है, बहुत सालों पुराना है, सेंचुरी सालों पुराना है ये। यहाँ पे आके मतलब जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया ना, वो ये है यहाँ की स्टोरी कि यहाँ पे जब बुद्धा पूरा मतलब सब कुछ त्याग देना, तो यहाँ पे आके शिक्षा दी थी बुद्धा ने। तो ये है वैसे बेसिकली स्टोरी। पर यहाँ पे अब मॉडर्न ज़माने में लोग यहाँ पे आके परिक्रमा करते हैं। क्या अच्छा लगा ना आपको भी ये। अब मैं चल रहा हूँ, अभी तो होटल जा रहा हूँ, होटल में आके थोड़ी रेस्ट करूँगा, खाना वाना खाऊँगा, एंड में डिनर करूँगा, और फिर कुछ 9:30 या 9:40 पे निकल लूँगा। आपको वाराणसी जंक्शन दिखाऊँगा, रेलवे स्टेशन, और जिसकी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, शिव शक्ति एक्सप्रेस जो है ट्रेन है, उसका भी पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, कितने की टिकट पड़ी, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको बाद में। एक बार आप चारों ओर देखो तो सही, एयरपोर्ट से कम लग रहा है ये रेलवे स्टेशन। देखो ये 8 नंबर जो प्लेटफॉर्म है ना, अभी अंदर से भी आपको एक्सप्लोर करा दूंगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताया था, क्योंकि ये मेरे साथ हो गया तो इसलिए मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस सिटी में 4 स्टेशन है। पहला हो गया